नमस्कार, चुनावी चौसर देख रहे हैं आप और मैं आत्मजा आपके साथ। देखिए, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिसमें कि रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज और तरारी सीट शामिल है। इन चारों सीटों को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से तैयारी कर रही हैं। पार्टियों की तरफ से पूरा दमखम लगाया जा रहा है। लेकिन आज हम बात करेंगे रामगढ़ सीट पर, जो कि काफी समय से राजद का गढ़ माना जाता है और इस बार के चुनाव में तो प्रशांत किशोर की एंट्री भी हो चुकी है। तो ऐसे में यह उपचुनाव और दिलचस्प बनता जा रहा है। तो आइए रामगढ़ सीट के बारे में बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस बार यहाँ की क्या स्थिति होने वाली है। क्या राजद की गढ़ में सेंधमारी होगी और अगर होगी तो कौन करेगा। तो आइए इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत शुक्रिया। सर, रामगढ़ सीट पर चुनाव होने वाले हैं। सुधाकर सिंह यहां से पूर्व विधायक थे और काफी लंबे टाइम से यह सीट राजद के ही खाते में रहा है, एक बार को अगर छोड़ दे तो क्या लगता है कि इस बार आरजेडी अपने इस सीट को बचा पाने में सफल हो पाएगी? बड़ी चुनौती है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, 2-3 कारणों से। देखिए, जगदाबाबू का इलाका है, उनके बेटे वहाँ से जीतते थे और प्रशांत किशोर और जगदाबाबू की अदावत आप लोग सुन ही चुके हैं। फरियाने वाली बात हो गई थी। सुधाकर ने खुलेआम चुनौती दी थी और प्रशांत किशोर ने भी चुनौती दी थी जगदाबाबू को। तो खैर, ये तो प्रशांत किशोर और जगदाबाबू के बीच का मामला है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो लग रही है रामगढ़ सीट को लेकर, जो हम समझ पा रहे हैं, वो है बसपा। बसपा एक बहुत बड़े खिलाड़ी के तौर पर रामगढ़ बाई इलेक्शन में उतर चुकी है। बहुत पहले से चुनाव की घोषणा तो कल हुई है, लेकिन बसपा ने अपनी पूरी तैयारी लोकसभा चुनाव के बाद ही वहाँ शुरू कर दी थी और ये तय हो गया था कि इस बार बसपा जो है, जो पिछली चूक थी 189 वोटों से जो अंबिका यादव चुनाव हार गए थे, उसकी भरपाई इस बार वाले उपचुनाव में बसपा कर सकती है। इसकी पूरी तैयारी है। सर, जैसा कि जो डेटा है वो बता रहा है कि वो 189 के जो आंकड़े थे, इतने ही वोट से अंबिका यादव चुनाव हारे थे सुधाकर सिंह से। तो इसको लेकर चर्चाएं भी चलती है कि जानबूझकर अंबिका यादव को चुनाव हरा दिया गया था। तो क्या लगता है उसका बदला इस बार बसपा लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इस बार ऐसा हो सकता है कि जो बसपा है यहाँ से जीत सकती है? देखिए, अभी तो चुनाव अनाउंस हुआ है और पिछला जो 2020 का चुनाव हुआ था उस समय के इक्वेशन अलग थे, अभी के इक्वेशन अलग हो गए हैं। पिछले बार अंबिका यादव चुनाव लड़े थे, इस बार उनके बेटे पिंटू यादव चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है। भाजपा ने बहुत कुछ सीखा है वहाँ के चुनाव से। और राजद जो मेन प्लेयर है, जिसकी चर्चा आत्मजा जी आपने की कि रामगढ़ गढ़ है आरजेडी का, उस किले को बचाने के लिए तेजस्वी यादव क्या क्या कर सकते हैं। लेकिन हमने जो बात कही कि बीएसपी पिंटू यादव, अगर यादव वोटों में डिवीज़न हो गया, अगर वो आरजेडी के पक्ष में एकजुट नहीं रहा और पिंटू यादव के तरफ आ गया, तो यकीन मानिए जो बीएसपी का अपना 35 से 40 हज़ार बेस वोटर है, वो बेस वोटर और यादव का वोट। और आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव में जो है उसके जो अध्यक्ष हैं अनिल सिंह, वो भी चुनाव लड़े थे वहाँ से। और जो कुर्मी वोटर है उसका भी एक गोलबंदी वहाँ पर हुई थी। तो अगर उन सब वोटों में गोलबंदी हो गई तो यकीन मानिए वहाँ लालटेन को बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और जो दावा जगदाबाबू या उनके पुत्र या तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम सारी चारों सीटों को जीतेंगे, रामगढ़ उनके लिए बहुत ही टफ फाइट होने जा रहा है। सर, पिछले बार के चुनाव को देखें तो आरजेडी के जो कैंडिडेट थे सुधाकर सिंह और बसपा के कैंडिडेट, इन्हीं लोगों में टक्कर थी। तो क्या लगता है, जैसे कि इस बार आप भी कह रहे हैं कि यादव वोटों में डिवीजन हो सकता है, तो इसका फायदा क्या एनडीए को मिलेगा? नहीं, एनडीए खुद मुसीबत में है ना। देखिए, भाजपा से वहाँ पर अशोक सिंह चुनाव लड़ेंगे, पिछले बार भी लड़े थे, अच्छा वोट भी लाए थे। उसी बिरादरी के अजीत सिंह भी हैं, जगदाबाबू के बेटे, जिनको टिकट मिलने की वहाँ चर्चा है। तो राजपूत बिरादरी से 2-2 कैंडिडेट हो गए। तो राजपूतों के वोट में तो बिखराव होता ही है, देखा ही गया है। तो वो वोट बटेगा। अगर आरजेडी का जो बेस वोट है यादव, अगर उसमें डिवीज़न, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, अगर यादव वोट में डिवीज़न हो जाता है, तो फिर जो कैंडिडेट होंगे अजीत बाबू या जो भी कैंडिडेट आरजेडी से होंगे, वो अपने बेस वोट को ही नहीं बचा पाएंगे। और इसी की लड़ाई है। और एक चीज़ ध्यान रखिए आत्मजा जी, वो जो इलाका है, जिस इलाके की हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
बक्सर, जब लालू यादव अपने पीक पर थे, जब उनकी तूती बोलती थी, टेबल कुर्सी, और यादव लोग तो खैर पागल थे ही उनके पीछे, उस दौर में भी ददन यादव वहाँ से दूसरी पार्टी से जीत कर आते थे। तो वहाँ पर ये मत कहिए कि आरजेडी जो बोल देंगे और यादव लोग एक तरफा वोट कर देंगे। ददन यादव वहाँ से जीते हुए हैं जब लालू यादव अपने पिक पर थे उस समय। अब तो माहौल दूसरा बदल गया, अब तो वो स्थिति भी नहीं है। तो सर, क्या ये कहना सही होगा कि रामगढ़ का जो सीट है वहाँ पे यादव जो वोटर हैं वही बड़ी भूमिका निभाएंगे ये डिसाइड करने में कि कौन एकदम जीतेगा? आपने सही कहा कि यादव वोट वही निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा और भी वोट है, जैसे आपने कहा ना कि भाई अति पिछड़ा का भी वोट है, लेकिन जो बेस वोट है और ख़ासकर जो बीएसपी का अपना बेस वोट है, जो उसको मिलता ही मिलता रहा हर चुनाव में। अगर 189 वोटों से हार गए अंबिका यादव, तो उसमें बसपा वोट बहुत ज़्यादा संख्या में उनके साथ थी। और इस बार भी उम्मीद है कि वो पोलराइज होगा वो वोट मायावती के नाम पर, और यादव वोट की अगर बांट पाए अगर अंबिका यादव और उनके पुत्र पिंटू यादव, तो वैसी स्थिति में उनके जीतने की संभावना बढ़ सकती है। आज के तारीख में हम नहीं कह सकते कौन जीत जाएगा कौन हार जाएगा। अब देखिए, जैसे अब प्रशांत किशोर की पार्टी से कहा जा रहा है किसी पिछड़ा या अति पिछड़ा को टिकट मिला जाएगा। पहले क्या चर्चा थी कि वहाँ पर पवन सिंह के पत्नी को टिकट दिया जा सकता है, एक चर्चा हुई कि आनंद मिश्रा को टिकट दिया जा सकता है। लेकिन जो आपको हम बताएं, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि जो अपर कास्ट का कोटा था उसको तरारी में कंज्यूम कर दिया गया श्रीकृष्ण सिंह को टिकट देके। अब जो भी 3 सीटें बची हुई है उसमें अब अपर कास्ट का कोई कैंडिडेट प्रशांत किशोर की पार्टी से नहीं होने जा रहा है। अब वो एक मुस्लिम होगा, जो बेलागंज की चर्चा है, जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी प्रशांत किशोर का हो सकता है। बाकी एक जगह पिछड़ा और एक जगह कोई दलित को टिकट मिलेगा। अब अपर कास्ट को टिकट नहीं मिल सकता है, इसलिए पवन सिंह की पत्नी और आनंद मिश्रा का नाम अब हमको नहीं लगता है कि ये लिस्ट में है। तो स्थितियाँ इसी तरह से बनेगी। अब जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी से ही कोई अति पिछड़ा आ जाएगा तो स्वाभाविक है कुछ तो अति पिछड़ा वोट भी बटेगा, तो एनडीए को वहाँ पर दिक्कत आएगी। तो अभी कुछ चेहरे आने हैं। हम बात कर रहे हैं बेस वोट मोटा मोटी, कि अगर यादव एकजुट नहीं रहा आरजेडी के साथ तो लालटेन जलने में बहुत दिक्कत होगी। सर, प्रशांत किशोर की एंट्री भी इस चुनाव में हो गई है, उपचुनाव में। तो इस सीट की अगर बात करें, रामगढ़ सीट की, तो यहाँ पे प्रशांत किशोर के कैंडिडेट उतारने से सबसे ज़्यादा नुकसान किस पार्टी को होगा? अब ये डिपेंड करता है कि वो कैंडिडेट कौन होता है, वो पिछड़ा होता है, अति पिछड़ा होता है, कौन होता है। इस पर डिपेंड करेगा कि नुकसान आरजेडी को ज़्यादा होगा या फिर एनडीए को होगा। एक बार उनका चेहरा आ जाता है सामने, तब हम लोग बेहतर डिस्कशन कर पाएंगे कि प्रशांत किशोर वहाँ किसको नुकसान कर सकते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के लोगों से बात करिएगा, वो तो कह रहे हैं कि हम चारों सीट जीत रहे हैं, हम नुकसान कहाँ किसी को पहुँचा रहे हैं, हम तो अपनी जीत तय कर रहे हैं चारों बाई इलेक्शन में। तो खैर ये उनका दावा है, लेकिन ज़मीन हकीकत रामगढ़ की यही है कि इस बार जो लड़ाई है वो चौतरफा हो सकती है। तीन तरफा तो पहले भी होती थी, चौतरफा हो सकती है। यादव वोट बहुत निर्णायक भूमिका में वहाँ पर हैं, और जिस तरह से तैयारी है इस बार बसपा की, लगता है कि बसपा बहुत सारे सुरमाओं का जो है गणित रामगढ़ में इस बार बिगाड़ के रख देगी। सर, चूंकि यह सीट पहले से आरजेडी के पास थी, तो ऐसे में यहाँ इस सीट से जीत और हार जो भी होती है आरजेडी के लिए, वो कितना मायने रखती है आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, सभी पार्टियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है वह इलेक्शन। केवल आरजेडी की बात नहीं है, बात पीके की भी है, बात जनता दल यूनाइटेड की भी है और बसपा की भी है। क्योंकि जो 25 का चुनाव होने वाला है, आप मैसेज क्या दीजिएगा? अगर अपनी तीनों जीती हुई सीट, एक कल्पना करिए, काल्पनिक बात हम कर रहे हैं, अगर अपनी तीनों जीती हुई सीट आरजेडी हार जाती है तो उसका मनोबल कहाँ जाएगा? और वो जो हारी हुई सीट अगर एनडीए जीत जाती है तो उसका मोराल कितना हाई होगा? तो इसी पर डिपेंड करता है। प्रशांत किशोर अगर 4 में से एक भी सीट अगर जीत जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। 4 की तो बात छोड़ दीजिए आत्मजा जी, अगर वो एक सीट भी जाएंगे, जीतते हैं, तो 25 के चुनाव में वो बड़ा प्लेयर साबित हो जाएंगे। लेकिन अगर वही 5,000 10,000 में रह गए तो फिर चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो ये बाई इलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये 4 बाई इलेक्शन 25 के लिए सारी चीज़ों को सेट करने वाला है। और रामगढ़ की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर बसपा एक बहुत बड़ा प्लेयर पहले भी था
और इस चुनाव में बसपा बहुत सारे सुरमाओं के सपने को ध्वस्त कर सकता है, जैसा कि हमको लगता है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद। तो देखिए 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारी कर रही हैं। तो आज हमने रामगढ़ सीट के बारे में बातचीत की, जहां पे इस बार की लड़ाई 4 तरफा मानी जा रही है और ऐसी चर्चा है कि यहां पे बीएसपी जो है वह बड़ी भूमिका निभा सकती है और बीएसपी ऐसा प्रदर्शन कर सकती है जिससे कि राजद को बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही आपको बता दें कि यादव वोटर्स जो है वह इस सीट पर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। तो इस सीट को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि कौन यहां बेहतर प्रदर्शन कर पाएगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और आगे चुनावी चौसर के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।